आज का टॉपिक है बच्चा अपना रिलेशन बिटवीन टू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस, मेयर्स फॉर्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी। ये वही फॉर्मूला है जो हमने ऑलरेडी केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स में किया था, सीपी और सीवी का रिलेशन। ये क्या है? इट इज द रिलेशन बिटवीन टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब देखो अपने पास होता क्या है बच्चा, अगर हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात कर रहे हैं यहां पे, तो let us consider 1 gram mole of an ideal gas enclosed in a cylinder fitted with a piston which is perfectly frictionless। वही जो हम हमेशा से सिस्टम को डिफाइन करते चल रहे हैं। Let PVT be the initial pressure, volume and temperature. Let gas be heated at constant volume through a small range of temperature dt। कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया, नॉर्मल अपने पास पिस्टन फिटेड सिलेंडर है, उसके अंदर जो गैस है 1 मोल की गैस है, उसको हमने हीट किया, तो हीट की वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ गया dt। सिंपल सी बात करिए हमने। अब अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड टू अ गैस, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड टू अ गैस इज गिवन बाय dq। dq क्या होता है बच्चा? dq है अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। देखो अब हमें एक चीज पता है, dq इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dt। इंक्रीज इन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए यहां हम लगाते होते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट के अंदर याद करो क्या था, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। ये था जिसके अंदर हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती थी, यही था। एम को और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को मल्टीप्लाई करके हम कहते थे हीट कैपेसिटी, है ना। तो अगर यहां पे एम मतलब एन लगा देते हैं नंबर ऑफ मोल्स के लिए, नंबर ऑफ मोल्स हमने 1 मान लिया, तो यहां पर अपने पास जो डी क्यू रहेगा वो सीवी डेल्टा टी हुआ। सीवी क्यों है? सीवी इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब ये कहां से आया? हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा था डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। अगर मैं जो अपने पास जो भी अपना ये प्रोसेस हो रहा है वो आइसोकोरिक है, दैट मींस वहां पर वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा। अगर वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा दैट मींस वर्क डन नहीं होगा। तो डी क्यू इज इक्वल टू स्ट्रेट अवे डी यू के इक्वल हो गया। डी यू का मतलब है इंक्रीज इन टेम्परेचर, सीधा है कि नहीं। तो हमारे पास डी क्यू इज इक्वल टू सीवी प्लस डी टी हुआ, सीवी इंटू डी टी हुआ। ये बात समझ में आई है? जो अपने पास इंटरनल एनर्जी है सिर्फ उसमें चेंज आएगा, जो नेट वर्क डन रहेगा वो तो जीरो रहेगा। समझ में आ गई ये बात? पक्का सिंपल चीज है ये। अब सीवी क्या है हमारे पास? मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। डीवी जीरो रहेगा, डीडब्ल्यू पीडीवी जीरो होता है इसीलिए। तो डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, और डी क्यू की वैल्यू आई है सीवी डी टी विच इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। देन ये बात समझ में आ गई है? किसी बच्चे को इसमें परेशानी तो नहीं है, सिंपल चीज है। अब हमारे पास सेम वही काम कर रहे हैं हम, कब? एट कांस्टेंट प्रेशर। लेट द गैस नाउ बी हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर थ्रू द सेम रेंज dt। तो dv इज द इंक्रीज इन वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड टू द गैस इज dq डैश। अब देखो अगर मुझे कांस्टेंट प्रेशर पर हीट एनर्जी देनी है सेम टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, तो जाहिर सी बात है ज्यादा हीट लगेगी, क्योंकि अब उस हीट में से कुछ अमाउंट वर्क डन में कन्वर्ट होगा और कुछ अमाउंट चेंज इन टेम्परेचर में जाएगा। ये बात समझ में आई है? तो हमारे पास अब जो अमाउंट ऑफ मतलब बेसिकली हीट है वो उसका नाम हमने रख दिया dq डैश, एंड dq डैश इज इक्वल टू cp डेल्टा टी या cp dt। cp क्या है? हीट, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इनटू इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब ये डेल्टा टी दोनों केसेस में हमने सेम रखा था, चाहे कांस्टेंट वॉल्यूम थी चाहे कांस्टेंट प्रेशर है, हमें टेम्परेचर बराबर बराबर ही बढ़ाना है। अगर पहले केस में 2 डिग्री का राइज हुआ था तो इस केस में भी 2 डिग्री का ही राइज हो, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी बेशक अलग अलग सप्लाई करनी पड़ रही है। नाउ dw इज इक्वल टू pdv। पता है dw क्या है बच्चे? वर्क डन। वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। cp इज द मोलर हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। अब du डैश इज द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, तो dq डैश इज इक्वल टू du डैश प्लस dw डैश प्लस du डैश। इसमें कोई दिक्कत किसी को है ना? सिंपल चीज है। अब देखो dq डैश क्या था? cp dt। du डैश क्या होता है? प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, वर्क डन यही है, प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्लियर है? अब एक बात देखो बच्चा, चाहे वो पहला केस था चाहे वो दूसरा केस है, दोनों केसेस में हमने कहा अमाउंट ऑफ टेम्परेचर चेंज कांस्टेंट है। यही बात करिए कि दोनों केसेस में जितना टेम्परेचर बढ़ा है वो दोनों केसेस में सेम है, चाहे वो कांस्टेंट वॉल्यूम था चाहे कांस्टेंट प्रेशर था। अगर टेम्परेचर में राइज दोनों में सेम है
तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम नहीं होना चाहिए। याद करो हमने इंटरनल एनर्जी को क्या पढ़ा था, इंटरनल एनर्जी इज द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ इट ऑफ थर्मल एनर्जी। बेसिकली यही कहा था ना कि ओवरऑल इंटरनल एनर्जी सारी टेम्परेचर के ऊपर ही डिपेंड कर रही है। तो अगर इंक्रीज इन टेम्परेचर दोनों में सेम है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी सेम होना चाहिए, क्योंकि इंटरनल एनर्जी और किसी फैक्टर पर डिपेंड नहीं कर रही है। तो दोनों केसेस में अगर मैं du डैश और मैं यहां पे जो हमारे पास du निकला था, इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूं। बात समझ में आई है? क्लियर है? अपने पास हमने क्या बात करी है, जब हमने कांस्टेंट वॉल्यूम वाला केस लिया, dq इज इक्वल टू du प्लस dw, ये अपने को पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो वर्क डन की वैल्यू 0, तो dq इज स्ट्रेट अवे इक्वल्स टू du, एंड dq किसके इक्वल था, cv dt है। डन, पहला पार्ट। जब कांस्टेंट प्रेशर पे पहुंचे तो हमें पता है कांस्टेंट प्रेशर पे तो फिर कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लगेगी, क्योंकि उसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन हो जाएगा और कुछ अमाउंट ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी आएगा। बिल्कुल ठीक है। dq डैश किसके इक्वल होगा, cp dt के। बिल्कुल ठीक है। dw किसके इक्वल होगा, p dv के। और du को du डैश लिख लेते हैं अभी के लिए, क्योंकि ये कांस्टेंट प्रेशर का केस है। तो इन दोनों में मैंने क्या बात करी, चाहे कांस्टेंट वॉल्यूम पर था चाहे कांस्टेंट प्रेशर पर था, पर इंक्रीज इन टेम्परेचर तो हमने दोनों के लिए सेम रखा था कि नहीं। तो अगर इंक्रीज इन टेम्परेचर सेम है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम होना चाहिए, है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन से जो मेरे पास dt की, ये du की वैल्यू आई है, मैं इस du डैश की जगह सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। तो cp dt इज इक्वल टू p dv प्लस cv dt। कोई दिक्कत, cv dt को उस साइड जाके माइनस करते हैं तो क्या निकलेगा बच्चा, cp माइनस cv dt मैंने कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू p dv बचा कि नहीं। किसी को दिक्कत, बात समझ में आ रही है। ये हमने किस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया बच्चे, जब सब कुछ एट कांस्टेंट प्रेशर चल रहा था, है ना। सेकेंड इक्वेशन में पुट किया जहां पे कांस्टेंट प्रेशर था। अब 1 मोल ऑफ गैस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन pv इज इक्वल टू RT होता है। pv इज इक्वल टू nRT, n की वैल्यू 1 है तो pv इज इक्वल टू RT। डेरिवेटिव कर देते हैं। अगर मैं इन दोनों के दो फंक्शंस का डेरिवेटिव करूंगा, इन जनरल कंडीशन प्रोडक्ट रूल लगता है, लेकिन यहां पे प्रेशर कांस्टेंट है तो p तो कांस्टेंट ही रहेगा। v का डेरिवेटिव dv, r कांस्टेंट है, t का टेम्परेचर dt, है ना, t का डेरिवेटिव dt। किसी को इसमें परेशानी, तो p dv की वैल्यू r dt आई कि नहीं, ये वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करो, cp माइनस cv इंटू dt इज इक्वल टू r dt। dt से dt कट गया और ये cp माइनस cv इज इक्वल टू r, हमारा रिलेशन आ गया। डन है, समझ में आ गया बच्चे cp cv का रिलेशन, cp माइनस cv इज इक्वल टू r। अब इससे एक चीज तो क्लियरली दिख रही है कि cp की वैल्यू cv से हमेशा बड़ी होनी चाहिए। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। डन है बच्चा। अब देखो लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ क्या है। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंगली अपने पास जो चीजें थी उन पे ध्यान देना एक बारी। फर्स्ट लॉ में हमने कहा द फर्स्ट लॉ डज नॉट इंडिकेट द डायरेक्शन इन विच चेंज अकर्स। क्यों भाई, ये कहां से बात आई, हमने डिस्कस किया फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंगली dq इज इक्वल टू du प्लस dw। dq चेंज इन हीट, du चेंज इन इंटरनल एनर्जी, dw वर्क डन। यहां पर कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया हुआ है कि ये कंप्रेशन के लिए है या ये एक्सपेंशन के लिए है। रिएक्शन या फिर ओवरऑल जो हमारा प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस, वो किस साइड प्रोसीड कर रहा है उसको ये नहीं बताता, तो डायरेक्शन इंडिकेट नहीं करता। सेकंड, इट गिव्स नो आइडिया अबाउट एक्सटेंट ऑफ चेंज। एक्सटेंट ऑफ चेंज, ओवरऑल चेंज बता दिया, छोटा छोटा जो डेल्टा चेंज है, लेकिन ओवरऑल नेट फाइनल वैल्यू कहां तक जा रही है उसके बारे में बात नहीं कर रहे। एक्सटेंट ऑफ चेंज नहीं जस्टिफाई करता। एंड इट गिव्स नो इंफॉर्मेशन अबाउट द सोर्स ऑफ हीट, वेदर इट इज अ हॉट और अ कोल्ड बॉडी। अब सोर्स ऑफ हीट क्या हुआ, जो हमेशा हीट सप्लाई करे, जरूरी नहीं है। एक ऐसा सोर्स भी तो हो सकता है जो सिस्टम से हीट एक्सट्रैक्ट करे। एक कोल्ड बॉडी भी तो हो सकता है ना, क्योंकि डेल्टा क्यू क्या है, चेंज इन हीट, एक्सचेंज इन हीट एनर्जी बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। अगर सराउंडिंग हायर टेम्परेचर पे है तो वो सिस्टम को हीट सप्लाई करेगा, लेकिन अगर सराउंडिंग हमारे पास लोअर टेम्परेचर पे हो जाए
तो सिस्टम से हीट एक्सट्रैक्ट भी तो कर सकता है। इसके बारे में कुछ भी ऐसा फर्स्ट लॉ के अंदर अलग से जस्टिफाई नहीं किया था। तो ये इसकी कुछ 3 लिमिटेशंस हैं। इसी के बेसिस पे बच्चा हमारे पास जो अभी हमने सीपीसीवी का रिलेशन किया, ओवरऑल जो फर्स्ट लॉ किया है, उसी पे ये सिंपल सा न्यूमेरिकल है। अटेम्प्ट करेंगे, डाउट आएगा नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स के साथ डिस्कस करेंगे। अभी आज का अपना जो टॉपिक है साइक्लिक प्रोसेस, ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। A cyclic process consists of series of changes which return the system back to its initial state. हमारे पास अब आता है, देखो बच्चे, वर्क डन ड्यूरिंग अ नॉन साइक्लिक प्रोसेस। एक नॉन साइक्लिक प्रोसेस में क्या रहेगा, कन्वेंशनली, देखो नॉन साइक्लिक समझ में आ रहा है कि अगर जिस पाथ के थ्रू कोई प्रोसेस फॉलो हो रहा है वो वापस इनिशियल स्टेज पे नहीं आ रहा है, वो मतलब वापस से घूम के अपनी ओरिजिनल जगह पे नहीं आ रहा है, तो उसे हम नॉन साइक्लिक कह देंगे। कन्वेंशनली देखो, नॉन साइक्लिक का मतलब, साइक्लिक क्या होता है बच्चे, सीरीज ऑफ चेंज फॉलो करे और घूम के वापस अपनी जगह पे आ जाए। नॉन साइक्लिक क्या होगा, जो अपनी जगह पे ना आए। Conventionally, the work done is taken as positive when the gas is expanding and it is taken as negative when the gas is compressed. ये हमने ऑलरेडी पहले भी पढ़ा था। Work done by the system मतलब expand हो रहा है, it is positive, work done on the system is negative। ठीक है। अब आता है work done during the cyclic process। Work done during the cyclic process में ये जो इंडिकेटर डायग्राम है इस पे ध्यान दो। इसके अंदर एक चीज क्लियर दिख रही है बच्चा, इनिशियली वॉल्यूम और प्रेशर कितना है, V1 P1। जैसे जैसे यहां पर एक्सपेंशन होना शुरू हुआ, हम क्या बात करें, जैसे जैसे अपने सिस्टम के अंदर पिस्टन ऊपर मूव कर रहा है, एक्सपेंशन होना शुरू हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हो गई, प्रेशर रिड्यूस हो गया। With the increase in volume, there is a reduction in pressure रहेगा। V is inversely proportional to P, अपने को पता है। अब B पॉइंट पे पहुंचा तो इसके कोऑर्डिनेट्स है V2 P2, वो भी अपने को पता है क्या है, वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम और फाइनल प्रेशर। अब यहां के बाद अगर ये वापस से कंप्रेस होगा, अगर ये वापस से कंप्रेस होगा तो ये एक अलग पाथ फॉलो कर रहा है। ठीक है। और ये जो इसने पाथ फॉलो किया वो पहुंचा के वापस पहुंचा वहां पे ही जहां पे पहले था। तो जहां से शुरू हुआ था, एक्सपैंड हुआ, फिर कंप्रेस हुआ, बिल्कुल वहीं आके रुका, लेकिन पाथ डिफरेंट फॉलो किया। ये साइक्लिक प्रोसेस है। अब यहां पर जब एक्सपेंशन हुआ था तो हमने वर्क डन के लिए इंडिकेटर डायग्राम में ही वर्क डन का जो हमने इंटीग्रेशन करके करा था, याद है, स्मॉल स्ट्रिप ड्रॉ करी थी और हमने ओवरऑल वर्क डन कैसे निकाला था, टोटल एरिया अंडर द कर्व, यही था। तो अगर मैं इसके बात कर रहा हूं, यहां से ए से बी तक के अंडर, तो वर्क डन कितना निकलेगा, DAEBC। DAEBC, ये ऊपर वाले कर्व के अंडर जितना भी सारा एरिया आएगा, ये एरिया वर्क डन होना चाहिए एक्सपेंशन में, है ना। और जब B से A पे जाते हुए वर्क डन हो रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रही है। तो जब कंप्रेशन हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, तो वर्क डन कहां निकलेगा, CBFAD, ये सिर्फ नीचे वाला। ये समझ रहे हो मैं क्या बात कर रहा हूं। हमारे पास, वापस से समझना, अपने पास ना बच्चे देखो दो चीजें हैं। जब अपना जो पिस्टन है वो ऊपर जा रहा था, दैट इज एक्सपेंशन हो रहा था, और एक केस था जिसमें कंप्रेशन हो रहा था, है ना। तो हम जब इंडिकेटर डायग्राम पे इसको मार्क करते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो हमने इंडिकेटर डायग्राम में क्या बनाया था कि अगर यहां से ये कर्व बना हमारे पास, जैसे जैसे क्या होता जा रहा है, एक्सपेंशन होती जा रही है, प्रेशर में रिडक्शन आता जा रहा है, प्रेशर रिड्यूस होता जा रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज होती जा रही है, ये ना, प्रेशर में क्या आता जा रहा है, डिक्रीज आता जा रहा है, और वॉल्यूम हमारी इंक्रीज हो रही है। नाम रख लेते हैं A B, इसके नीचे रखते हैं यहां पे, मान लेते हैं वॉल्यूम V2 फाइनल, इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास कितनी है, V1, डन है। प्रेशर था P1 V1, यहां पे आ गया, प्रेशर था P1, एक मिनट, V1 P1, यहां पे प्रेशर था P2 V2 वॉल्यूम P2 प्रेशर, डन। तो ओवरऑल वर्क डन कितना होगा, एरिया अंडर दिस कर्व पूरा होना चाहिए कि नहीं, हमने यही पढ़ा था। अब नेक्स्ट केस क्या आता है, कंप्रेशन का साइक्लिक प्रोसेस है, तो वो घूम फिर के अपना वापस अपनी जगह पे आएगा, है ना। जब अपना वापस अपनी जगह पे आएगा तो ये आया यहां पे, अब इसने पाथ दूसरा फॉलो किया है। अब वर्क डन जो आएगा वो ये वाला निकल जाएगा, ठीक है। पहले कितना निकला था, ऊपर वाले कर्व के रिस्पेक्ट में, अब नीचे वाले के रिस्पेक्ट में। नेट वर्क डन क्या होगा,
नेट वर्क डन होएगा ओवरऑल ऊपर से, ऊपर वाले कर्व के अकॉर्डिंग्स में जो हमारे पास एरिया निकला था और नीचे वाले का जो एरिया था, दोनों को माइनस कर दो, तो दैट विल बी नेट वर्क डन ड्यूरिंग दिस साइक्लिक प्रोसेस। बात समझ में आई है? क्लियर है बच्चा? तो ये जो यहां इसके अंदर ये हाईलाइट किया हुआ है, ये एरिया हमारे को, इस एरिया की वैल्यू हमें क्या देती है? नेट वर्क डन ड्यूरिंग द साइक्लिक प्रोसेस। क्लियर है बच्चा? यहां पे अपने पास क्या है देखो, लेट A V1 P1 represents the initial state of a gas. Let it be subjected to number of changes in the volume and pressure such that it acquires the final state B V2 P2 via AEB. AEB समझ में आ गया? तो ऊपर वाले कर्व के थ्रू work done by the gas going from A to B is area under A E B C D A. ये क्लियर है? A E B C D A, ये वाला सारा जो हमारे पास वर्क डन के लिए, ये हमारे पास ये पूरा जो एरिया आएगा, ये क्या निकल गया बच्चे अपने पास? वर्क डन। ठीक है, किसके केस में? ऊपर वाले कर्व के रिस्पेक्ट में। अब फिर हमारे पास आता है, लेट द सिस्टम बी नाउ सब्जेक्टेड टू another succession of changes in volume and pressure which return the system back into initial state A V1 P1 along the path BFA. BFA दिख रहा है तुम्हें, है ना? ये जो नीचे वाला पाथ है। अब इसके लिए जो वर्क डन निकलेगा वो क्या निकलेगा? वर्क डन ऑन गोइंग from B to A via path BFA is equal to minus of area BFA DCB। अब माइनस क्यों आया? क्योंकि ये कंप्रेशन का केस हो गया, है ना? वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव था, एक्सपेंशन था। जब वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है मतलब कंप्रेस हो रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है तो वर्क डन इज नेगेटिव, तो वो नेगेटिव एरिया से हमने उसे रिप्रेजेंट किया। तो हमारे पास वो वाला जो आया वो कौन सा आया? ये वाला एरिया। क्लियर है? तो नेट वर्क डन कैसे निकलेगा? वो जो ये ऊपर वाला एरिया था और नीचे वाले के रिस्पेक्ट में जो एरिया था, दोनों को माइनस कर दिया। तो नेट वर्क डन बाय द गैस इन द साइक्लिक प्रोसेसेस वर्क फ्रॉम A to B and B to A, that is W1 plus W2 which is equal to area of AEBCDA minus area of BFACADCB, जो कि हमारे पास AEBFA, ये बीच वाला एरिया हमें मिल जाता है। सिंपल है बच्चा? ये वर्क डन वाया इंडिकेटर डायग्राम हमने निकाला साइक्लिक प्रोसेस के लिए। सिंपल चीज थी। फिर आता है हमारे पास बच्चा हीट इंजन। देखो अब हीट इंजन क्या होता है? हीट इंजन बेसिकली है, इट इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। यही होता है हीट इंजन। ऐसा ही है कुछ, जो जितने भी हमारी गाड़ियां हैं, व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रिक वाले नहीं, ईवी के जगह जो पेट्रोल वाले, डीजल वाले हैं, जितने भी हमारे इंजन है वो क्या है? उन हर किसी के अंदर कंबशन हो रहा होता है। कंबशन के साथ ही वो क्या हो रहा होता है? उसी हीट को वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। उसी को इंजन कहते हैं हम, हीट इंजन। तो हीट इंजन बेसिकली क्या है? इट इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अ हीट इंजन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। ये देखो बहुत आसान भाषा में समझाने के लिए सिर्फ मेजर 3 पार्ट्स को समझाया गया है। ठीक है, अब हीट इंजन में पहले जो 3 मेजर जो 3 चीजें हैं वो क्या है? सोर्स, वर्किंग सब्सटेंस और सिंक। क्या क्या 3 चीजें हैं? सोर्स, वर्किंग सब्सटेंस और सिंक। सोर्स क्या होता है? जो हीट एनर्जी प्रोवाइड करेगा। वर्किंग सब्सटेंस क्या होता है? जो उस आने वाली हीट को एब्जॉर्ब करके वर्क डन कराएगा या उस हीट को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। सिंक क्या होता है? ठीक है, सिंक हमारे पास क्या होता है बच्चा? सिंक वो चीज है जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो भी सिस्टम के अंदर रह गई है उसे एब्जॉर्ब करेगा, सिस्टम से निकाल देगा। क्लियर है? तो हमारे पास जो हीट इंजन है बेसिकली उसके अंदर 3 मेन कंपोनेंट्स है, सोर्स, वर्किंग सब्सटेंस और सिंक। सोर्स का काम है हीट सप्लाई करना, वर्किंग सब्सटेंस का काम है उस सोर्स से आने वाली हीट को एब्जॉर्ब करके उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, और सिंक का काम है रेजिड्यू हीट को सिस्टम से या वर्किंग सब्सटेंस से बाहर निकालना। अब ये रेजिड्यू हीट क्या है उसके बारे में भी टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। देखो अपने पास जब हम बात कर रहे हैं बच्चे सोर्स की, सबसे पहले बात करते हैं सोर्स है क्या। सोर्स जैसा मैंने कहा एक ऐसी जगह है जहां से हीट एनर्जी अपने वर्किंग सब्सटेंस के पास पहुंचेगी। अब वर्किंग सब्सटेंस वाला पार्ट समझने के लिए सिंपल एक समझना मेरे पास है, ये आगे भी हम टॉपिक में डिस्कस करेंगे इसी चीज को। अभी जब हम वर्किंग सब्सटेंस की बात कर रहे हैं तो सिंपल क्या समझो, अपने पास फ्रिक्शनलेस, मासलेस, मूवेबल पिस्टन के साथ फिटेड सिलेंडर
जिसका सिर्फ बेस कंडक्टर है, जिसका सिर्फ बेस कंडक्टर है, बॉडी ओवरऑल इंसुलेटिंग है। ये बात समझ में आई है? क्लियर है? तो हम करेंगे क्या इसके अंदर, अपने पास जो वर्किंग सब्सटेंस है उससे पहले हमने यहां रखा है सोर्स। सोर्स का क्या काम है बच्चा? ये कुछ ऐसा है जिसका टेम्परेचर जो है बहुत हाई है। टेम्परेचर क्या है? बहुत ज्यादा हाई है। फिर यहां पर हमने रखा है सिंक, जिसका टेम्परेचर काफी लो है। T1 इज वेरी 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 हाई देन T2। वर्किंग सब्सटेंस हमारे पास क्या है? वर्किंग सब्सटेंस है एक पिस्टन फिटेड सिलेंडर, जिसके अंदर हमने कोई गैस फिल करी हुई है, मासलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन, जिसका सिर्फ बेस कंडक्टर है। ये जो साइड्स हैं इसकी, ये क्या है बच्चा? इंसुलेटर्स। ठीक है, ये साइड्स हमारी इंसुलेटर है, टॉप इंसुलेटर है, बस बेस कंडक्टर है। ये बात समझ में आई है? अब अगर मैं इस वर्किंग सब्सटेंस को उठा के सोर्स पे रख दूंगा तो क्या होगा? अगर मैंने इस वर्किंग सब्सटेंस को उठा के सोर्स पे रखा, नीचे से बेस कंडक्टर था, हीट जाएगी। मान लेते हैं यहां पर हीट का जो ट्रांसफर हुआ सोर्स से वर्किंग सब्सटेंस को Q1 हो गया। इस चीज को समझना साथ साथ में बच्चे। जब हमने वर्किंग सब्सटेंस को उठा के सोर्स पे रखा तो इसने हीट एनर्जी नीचे से एब्जॉर्ब कर ली होगी, है ना? इसने क्या किया होगा? यहां से कंडक्टिंग बेस है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करी। अब जब हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करी तो उस हीट एनर्जी की वजह से इसमें एक्सपेंशन आना शुरू हुआ। ये पिस्टन ऊपर आ गया, एक्सपैंड हो गया, वर्क डन हो गया। अब वर्क डन होने के बाद हमें क्या चाहिए? क्या ये पिस्टन यहीं रुका रहे? हमें नहीं चाहिए ना ऐसे, हमें तो चाहिए वापस से नीचे आए और फिर ये ऊपर नीचे चलता रहेगा। जितना ये अप एंड डाउन करेगा उतना जैसे एक तरह से रोटेशंस होती हैं वो कंप्लीट होंगी। अब हमें क्या चाहिए? जितनी हीट एनर्जी थी वो सारी वर्क डन में कन्वर्ट हो चुकी है। इंटरनल एनर्जी सिस्टम की जो थी, मान लेते हैं अगर वो आइसोथर्मल प्रोसेस होता, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता, तो जितनी हीट आई थी सारी वर्क डन में गई। अब जो अंदर हीट बच गई है वो रेजिड्यू हीट है, वो वर्क डन में कन्वर्ट नहीं हो रही है। तो मुझे चाहिए कि अगर वो हीट निकल जाए तो ये वापस नीचे अपने ओरिजिनल जगह पे आ जाएगा। तो मैंने इसको उठा के क्या रखा? अब सिंक के ऊपर रख दिया। जैसे ही सिंक पे रखा, कंडक्टिंग बेस के थ्रू इससे हीट नीचे निकली क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत लो था, तो हीट ट्रांसफर हुई, ये कंप्रेस हुआ, वापस अपनी ओरिजिनल जगह पे आ गया। तो यहां पर Q2 इज द हीट एनर्जी जो हमारे पास वर्किंग सब्सटेंस ने सिंक को दी है। तो ये वाली बात समझ में आई है बच्चा कि हमारे पास जो सिंक के पास हीट गई दैट इज Q2। अब एक बात समझो बच्चे, इसमें जो नेट वर्क डन हुआ वो कितना हुआ? Q1 माइनस Q2 हुआ कि नहीं? है ना? हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करी Q1, Q2 उसने रिलीज कर दी, तो जितनी हीट एनर्जी बीच में बची, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड माइनस हीट एनर्जी रिलीज्ड, Q1 माइनस Q2, दैट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी यूटिलाइज्ड इन वर्क डन। हुआ कि नहीं? Suppose Q1 is the amount of heat energy absorbed by the working substance from the source at temperature T1 Kelvin. Q2 is the amount of heat energy rejected to the sink at T2 Kelvin. W is the net amount of work done by the working substance. Net amount of heat absorbed dQ is equal to Q1 minus Q2. And as the process is cyclic, net change in internal energy is zero. According to first law of thermodynamics, dQ is equal to du plus dW, or dQ is equal to dW, and net amount of heat absorbed is equal to work done, that is Q1 minus Q2 is equal to W. किसी को दिक्कत इसमें? सिंपल चीज है। फिर आता है इसी में बचा थर्मल एफिशिएंसी। थर्मल एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज डिफाइंड एज the ratio of net work done per cycle by the engine to the total amount of heat absorbed per cycle by the working substance from the source. It is denoted by eta, which is equal to net work done per cycle divided by total amount of heat absorbed per cycle, Q1 minus Q2 by Q1. क्लियर है? सेपरेटिंग द न्यूमरेटर्स करेंगे, Q1 by Q1 आ गया 1 minus Q2 by Q1. This is the efficiency of heat engine. क्लियर है? इफ Q2 is 0, मतलब हमने सिंक को कोई हीट एनर्जी रिलीज कराई ही नहीं, सारी ही एनर्जी वर्क डन में कन्वर्ट हो जाए तो एफिशिएंसी 100% हो जाएगी। क्लियर है ये? जो कि ट्रू नहीं होता है।
दुनिया में कोई ऐसा इंजन नहीं है जो 100% एफिशिएंसी के साथ वर्क डन कर सके। क्लियर है बच्चा? टाइप ऑफ हीट इंजन में बचाएगा एक्सटर्नल कंबशन इंजन। हीट इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग द फ्यूल इन अ चेंबर आउटसाइड द मेन बॉडी, cylinder and piston arrangement of the engine. For example, steam engine. Internal combustion engine, heat is produced by burning the fuel inside the main body of the engine, that is petrol and diesel engine. क्लियर है बच्चा? इसके बाद ये प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेटर हीट पंप, ये हमारे पास फिलहाल सिलेबस में नहीं है, और मैं बस एक बार इसका प्रिंसिपल समझा देता हूं। और रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस है और जो कार्नोट साइकिल है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सिलेबस वाइज जो तुम्हारा चैप्टर है वो खत्म हो चुका है, ठीक है। इसके बाद वो कार्नोट साइकिल वाला जो पार्ट है और वो रेफ्रिजरेटर वाला पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास में कर ही लेंगे। बस मैं इतना बता दूं, जैसा मैंने शुरू में बताया था, मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था कि एक लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री, लॉ ऑफ थर्मोमेट्री क्या कहती है भाई, हीट ऑलवेज ट्रैवल फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। अगर मुझे फ्रिज के अंदर एक गर्म चीज को रख के ठंडा करना है, ऐसा करते हैं, गर्म चीज को रख के ठंडा करते हैं हम, और कभी भी हॉट ऑब्जेक्ट हम अंदर नहीं रखते, वहां रखते हैं जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे होता है। अब रूम टेम्परेचर वाली चीज को ठंडा कैसे करूं मैं? मुझे रूम टेम्परेचर वाली चीज में से हीट एक्सट्रैक्ट करनी है और सराउंडिंग में रिलीज कर देनी है। फ्रिज अपने पास तो हीट नहीं रखता ना, वो हीट कहां निकाल रहा है? वो एक ठंडी चीज में से ही हीट निकाल रहा है और हायर टेम्परेचर पे भेज रहा है। यही होता है, हमने ठंडा पानी रखा, उसे और ठंडा कैसे कर रहा है वो? क्योंकि अब उसी में से, लोअर टेम्परेचर में से ही हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है और हायर टेम्परेचर की तरफ, सराउंडिंग की तरफ रिलीज कर रहा है। तो ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब वहां पर एक्सटर्नल सोर्स लगेगा, जो कि हमारे पास बेसिकली मोटर वाला काम करेंगे। तो ये प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेटर होता है बेसिकली। गर्म ऑब्जेक्ट अगर किसी एक सर्टेन हाई टेम्परेचर पे रख देंगे तो फ्रिज एफिशिएंटली काम नहीं कर पाता है। वो उतना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस हो जाता है कि वो, अब उसको ठंडे में से हीट एक्सट्रैक्ट करनी थी, उसका काम ये था, तुमने बहुत हाई टेम्परेचर पे रख दिया, तो सारे फ्रिज की एफिशिएंसी उसी में वेस्ट हो गई है। तो वो हमेशा ये कहते हैं कि वो खराब हो जाएगा फ्रिज, वो एफिशिएंटली फिर काम नहीं करेगा। क्लियर है बच्चा? ये ठीक है ना? ये बाकी टॉपिक नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं। आज के लिए डन।